हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम आ गए हैं पार्ट 4 पे और पार्ट 4 है हमारा सरकारी घाटे के प्रकार। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सरकारी घाटे के कितने प्रकार होते हैं, उससे पहले हमने इस चैप्टर को पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया और इस पार्ट 4 में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकारी घाटा होता क्या है, कैसे उसको हम परिभाषित करेंगे। तो सरकारी घाटा या जिसको हम बजटीय घाटा भी कहते हैं, कुल अनुमानित राजस्व, राजस्व मतलब आय की तुलना में कुल अनुमानित व्यय की अधिकता क्या होती है हमारी, क्या होता है हमारा बजटीय घाटा। यानी कि आपको पता होगा बजट में हमारे दो मुख्य कंपोनेंट थे, दो मुख्य घटक थे। पहला था हमारा बजट व्यय, दूसरा था हमारा बजट प्राप्तियाँ। ठीक है, तो इन दोनों को हमने पढ़ा था। अब अगर मान लो बजट व्यय हमारे बजट आय हमारे बजट व्यय से कम है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, घाटा कहेंगे। ठीक है, ये हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा राजस्व घाटा, दूसरा है हमारा राजकोषीय घाटा और तीसरा है हमारा प्राथमिक घाटा। तो आज इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान, आपको वित्तीय वर्ष याद ही होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में राजस्व प्राप्तियों पर जब राजस्व व्यय की अधिकता होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कि जब राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय अधिक हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। एक इसको कैसे हम लिख सकते हैं, राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। देखो आपको याद होंगी राजस्व प्राप्तियाँ हम किसको कहते थे, जब भी हम कुछ ऐसी प्राप्तियाँ जिनसे ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही किसी प्रकार की परिसंपत्ति में कमी होती है, जैसे कि कर। जब भी हम सरकार को कर देते हैं तो सरकार हमें कभी भी इस टाइप का कोई हमें हमें कुछ भी इस प्रकार से नहीं वो कहती है कि तुमने कर दिया तो मैं इसके बदले में तुम्हें ये दूंगा। वो 2 साइडेड पेमेंट नहीं है, वो कैसी पेमेंट है, 1 साइडेड पेमेंट है। कैसी पेमेंट है, 1 साइडेड पेमेंट। तो उसमें किसी सरकार को ना तो कोई देयता हो, ना सरकार की कोई परिसंपत्तियों की कमी है। वैसे ही सरकार कुछ खर्चे भी ऐसे करती है जिसमें सरकार की ना तो कोई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही कोई देयता में कमी। जैसे कि सरकार यदि आर्थिक सहायता दे, ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यदि उस टाइप की उसमें घाटा हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, हमारा राजस्व घाटा। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि सरकार के पास में अपने निजी कामकाज को पूरा करने के लिए भी क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अब देखिए आप याद होगा पूंजी, जब हमारा जो राजस्व व्यय था उसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास में ज़्यादातर जैसे कि सरकारी वेतन, वो भी किस में आता है, हमारा राजस्व व्यय में आता है। तो ये सब जो खर्चे हैं ये हमारे सामान्य कामकाज वाले खर्चे हो गए। तो ऐसे खर्चों को हम किस में रखते हैं, राजस्व घाटा। तो हम जो सामान्य कामकाज की जो है उसको दर्शाता है हमारा राजस्व। तो यानी हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे सामान्य कामकाज को अच्छे से कर सकें। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, राजस्व घाटे के प्रभाव क्या होंगे। पहला प्रभाव क्या होगा, ये अपने नियमित और आवर्ती व्यय को पूरा करने में सरकार की अक्षमता को दर्शाता है। आवर्ती मतलब जो रोज़ के खर्चे होते हैं, जो डेली खर्चे होते हैं, जो हमारे डेली बेसिस पे मतलब जिन खर्चों को होना ही होना है, रिपीटेड खर्चे, जो रिपीटेड खर्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आवर्ती व्यय। तो ऐसे करने में सरकार की क्या है, अक्षमता है। दूसरा हम अगर देखें कि सरकार इस घाटे को उधार या विनिवेश के माध्यम से पूंजीगत प्राप्ति से पूरा करती है। अब जो घाटा हुआ ये किस पे प्रभाव डालेगा, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों पे प्रभाव डालता है। तो यानी कि ये जो घाटा है हम पूरा कैसे करेंगे, जो हमें पूंजीगत प्राप्तियाँ मिले। पूंजीगत प्राप्तियाँ हमें कहाँ से मिलती है, विनिवेश से मिलती है। विनिवेश किसको कहते हैं, जब भी सरकारी उद्यम अपने निजी क्षेत्र को बेच देता है। जो भी सरकारी उद्यम है जिसको निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, विनिवेश। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है, हमारे पूंजीगत प्राप्तियों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये इस तरीके से प्रभाव डालता है। दूसरा ये दर्शाता है कि उच्च उधारी ऋण किसको दर्शाती है, कि ब्याज होगा और वो ब्याज का भुगतान किस पर पड़ेगा, जो भविष्य में है उस पर उस बोझ को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, उच्च राजस्व घाटा सरकार को या तो अपने व्यय को कम करने या उनकी राजस्व में वृद्धि करने के लिए चेतावनी का संकेत करता है। ये एक चेतावनी भी दे रहा है, यदि राजस्व घाटा हर साल बढ़ रहा है तो ये दर्शा रहा है कि सरकार को अपने व्यय में
और अपने राजस्व व्यय में वृद्धि करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, इससे ये भी हो सकता है कि सरकार जो है अपनी बचत उसकी कम हो रही है, तो वो बचत कहाँ से लाएगी, पैसे कहाँ से लाएगी? जो दूसरे क्षेत्र है जहाँ पे बचत है उन बचत को निकाल कर इस घाटे को पूरा करती है। तो ये थे हमारे राजस्व घाटा का प्रभाव। अब हम जरा देखेंगे राजस्व घाटे को कम करने के उपाय। राजस्व घाटे को कैसे कम किया जा सकता है उसके उपाय देखते हैं। तो कम करने के लिए सबसे पहले क्या करो, व्यय को कम कर दो। भाई कोई भी तरीका क्या है, व्यय ज़्यादा है ना उसको कम कर दो, यानी जो भी अनप्रोडक्टिव व्यय है उसको, एक्सपेंडिचर है उसको बंद कर दो, तो आपका इजीली कम हो जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है कि राजस्व बढ़ा दो, यानी कि इनकम बढ़ा दो। इनकम कैसे बढ़ाएं? भाई कर की जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा दो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, राजस्व घाटे को कम कर सकते हैं। हमने व्यय को कम करने के लिए क्या स्टेप उठाया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई। अब इससे क्या है, सरकार का व्यय कम हो जाएगा, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जीएसटी लेके आया। जीएसटी के कारण क्या हो गए, टैक्स रेट्स, जो टैक्स पेयर है वो और ज़्यादा बढ़ गए, तो सरकार के पास में इनकम और ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है हमारा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या कहता है कि कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, लेकिन इसमें क्या छोड़ दो आप, उधारी छोड़ दो। देखो हम किस तरीके से डिफाइन करें, कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर जो भी प्राप्तियाँ मिलेगी वो हमारी क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा। ठीक है, यानी कि व्यय में क्या क्या आएगा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। लेकिन राजस्व प्राप्तियों में तो आएगा, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में जो उधार वाला पार्ट है उसको छोड़ दो। तो ओवरऑल हम कहना क्या चाहते हैं, राजकोषीय घाटा मतलब किसको दर्शाता है, उधार लेने। यानी कि ये किसको दर्शा रहा है कि हम लोग जो पैसा, जीडीपी का हिस्सा सिर्फ उधार लिया हुआ है उसको चुका रहे हैं। यानी कि जो पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले जो उधार लिया था उसको चुकाने में जो पैसा जा रहा है उसको कहते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या होंगे? पहला प्रभाव होगा राष्ट्रीय ऋण, यानी कि राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाएगा। तो राजकोषीय घाटा राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाता है। राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाने से क्या होगा, अधिकांश भाग कर्ज चुकाने में चला जाएगा, जिसके कारण हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको कि अधिकांश भाग खर्च चुकाने में इसके कारण जीडीपी हमारी कम हो जाएगी, जीडीपी से लेंगे ना वो पैसा हम। दूसरा होता है मुद्रास्फीति जाल। मुद्रास्फीति जाल मतलब कि मुद्रास्फीति किस कहते हैं, कीमतों का लगातार बढ़ना। अब इसके कारण कीमतें तो बढ़ ही रही हैं लगातार, राजकोषीय घाटा। अब सरकार क्या करेगी, आरबीआई से पैसा ले, आरबीआई पैसा देगा, तो पैसा कैसे ना कैसे करके मार्केट में तो आएगा। तो मार्केट में जब आएगा तो यानी कि वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे मूल्य में वृद्धि यानी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। तो कीमतों में वृद्धि का मतलब क्या है कि आपका फिर से मुद्रास्फीति जाल, यानी कि मुद्रास्फीति जाल से हम फिर से उस मुद्रास्फीति जाल में आके फंस गए। ये है राजकोषीय घाटे के प्रभाव। और कई बार सरकार क्या करती है कि नए नोट भी छापती है। ठीक है, नए नोट छाप के भी उस घाटे को पूरा करने की कोशिश करती है, तो ये भी हमारी अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव डालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा किसको दर्शाता है, राजकोषीय घाटा। उसमें से क्या हटा दो, जो पिछले उधार पे जो ब्याज का भुगतान है उसका जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा। अगर आपको मैं सीधी समान भाषा में बताऊं तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा, कि जब भी हम एक तरीके से कि हमने उधारी ले ली, अब उधारी पे हमें ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, तो जो हम ब्याज चुका रहे हैं वो क्या है, हमारा प्राथमिक घाटा। वो क्या है, हमारा प्राथमिक घाटा। यानी कि जीडीपी का कुछ हिस्सा हमारे सिर्फ ब्याज को चुकाने में, जो प्रीवियस हमने क्या कहेंगे ना, भूतकाल में जो हमने ब्याज लिया उसको चुकाने में हमारा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करें। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। अब आता है प्राथमिक घाटे के प्रभाव क्या होंगे। प्राथमिक घाटा किसको दर्शाता है कि जो सरकार है उधार अन्य ब्याज के भुगतानों को खर्चा पूरा करने के लिए कर रही है। यानी कि राजकोषीय घाटा सीधे से उधार को दर्शाता है, प्राथमिक घाटा किसको दर्शाता है, ब्याज के भुगतान को दर्शाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं, आपको सीधे से पूछे राजकोषीय घाटा किसको दर्शाता है, उधार को दर्शाता है, और प्राथमिक घाटा किसको दर्शाता है, ब्याज के भुगतान को दर्शाता है। अब हम पढ़ते हैं बजट के प्रकार। बजट के प्रकार हमारे 3 प्रकार के। एक होता है हमारा संतुलित बजट, नाम से ही दिखा रहा है। संतुलित बजट मतलब अनुमानित सरकारी प्राप्तियां अनुमानित सरकारी व्यय के बराबर है, यानी कि जितना ही मिला उतना ही हमने खर्च कर दिया, कुछ भी हमारा ज़्यादा या कम नहीं है। दूसरा हमारा होता है अधिशेष बचत।
अधिशेष बजट मतलब सरकारी प्राप्तियां ज़्यादा हैं और सरकारी व्यय क्या है, कम है, ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, अधिशेष बजट। और तीसरा होता है हमारा घाटे का बजट, जो हम पढ़ के आए हैं, जब हमारी अनुमानित सरकारी प्राप्तियां हमारे अनुमानित सरकारी व्यय से कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर, जो हमने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इन 4 पार्ट को अच्छे से कर लेंगे तो आपका पूरा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा और डेफिनेटली इन्हीं में से एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो पक्का ही कर दीजिए। थैंक यू।